सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। हाय एवरीवन, आई एम CS नीति तहीम। तो अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या सिखाने वाला है हमें सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का ये टॉपिक। देखिए, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, जैसा कि आप सब जानते हैं, CA फाउंडेशन हो या फिर CS फाउंडेशन, CMA फाउंडेशन हो या फिर BCom लेवल, ये आप लोगों का एक ऐसा टॉपिक है जो कि ऑलमोस्ट इन सभी कोर्सेज के अंदर कवर्ड होता है। इन आपके जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है, राइट, इस पूरे चैप्टर के अंदर ना आप लोगों को सिखाया जाता है कि किस तरीके से आप लोगों के गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्रॉम द सेलर टू द बायर। तो अभी तक के जो भी हम लोगों ने अपने लेक्चर्स किए, उन सभी लेक्चर्स में हम लोगों ने सीखा कि सेल क्या होता है, अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है। इसके अलावा आप लोगों का सेलर और हम लोगों का ये जो बायर है, इन दोनों के बीच में आप लोगों के कौन सी होती है इम्प्लाइड कंडीशंस और कौन सी होती है इम्प्लाइड वारंटीज, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब हम सीखने वाले हैं कि सेलर से बायर के पास जो ये गुड्स ट्रांसफर होंगे, इन गुड्स की जब डिलीवरी करने की बारी आएगी, तो वो डिलीवरी आप लोगों की किस तरीके से करी जाएगी, कौन सा तरीका अपनाया जाएगा और वो तरीका आपका कानून की नजरों में इफेक्टिव माना जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स के अंदर दो पार्टीज होती हैं। एक होता है हमारा सेलर और दूसरी पार्टी होती है हमारी बायर। सेलर की तरफ से गुड्स आपके ट्रांसफर होते हैं बायर की तरफ। सेलर अपना गुड्स की ओनरशिप तो ट्रांसफर करता ही है, साथ साथ वो गुड्स की क्या ट्रांसफर करता है, पोजेशन। पोजेशन ट्रांसफर करने के लिए गुड्स को डिलीवर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बायर इन गुड्स के बदले में सेलर को क्या प्रेस करता है, प्राइस पे करता है। प्राइस यूजुअली आपका मनी की फॉर्म में होता है, राइट, यूजुअली, राइट, काइंड में नहीं होगा। पार्टली इन मनी और पार्टली इन काइंड चलता है, बट फुली इन काइंड नहीं चलेगा। तो इसीलिए गुड्स के बदले में हमेशा आपका जो भी कंसिडरेशन आएगा, दैट इज ऑलवेज सपोज टू बी इन मनी। अब आती है नेक्स्ट कहानी कि मैम ये डिलीवरी वर्ड जो है होता क्या है एग्जैक्टली तो देखो, इस चैप्टर के अंदर एक तो आप लोगों को ना डिलीवरी वर्ड का मीनिंग समझाया जाएगा। इसके अलावा हम लोग पढ़ेंगे मोड्स ऑफ डिलीवरी, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ रूल्स बताए जाएंगे जो कि हम लोगों को फॉलो करने पड़ते हैं जब भी हम अपने गुड्स को डिलीवर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। देखो, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का नाम परचेज ऑफ गुड्स एक्ट क्यों नहीं रखा गया, राइट, जबकि ट्रांजैक्शन तो यहाँ पर सेलर भी कर रहा है, ट्रांजैक्शन आपका यहाँ पर बायर भी कर रहा है। भाई ऑब्वियसली अगर सेलर आप लोगों का सेल कर रहा है, तो बायर हम लोगों का यहाँ पर क्या कर रहा है, परचेज कर रहा है। तो क्यों नहीं रखा गया इसका नाम परचेज ऑफ गुड्स एक्ट, क्यों रखा गया है इसका नाम सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट? ये सारी बातें मैंने आप लोगों के साथ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के फर्स्ट लेक्चर में कवर करी है, राइट। आज हम लोग यही देखेंगे कि आपके सेलर जो है उसके ऊपर ऐसी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी और इम्पोज करी गई है वाइल डिलीवरिंग द गुड्स। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डिलीवरी वर्ड के बारे में। डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब ही क्या है? लॉ मेकर्स कहते हैं डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब ही होता है आप लोगों का स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पोजेशन ऑफ द गुड्स। स्पेशल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? पोजेशन ऑफ द गुड्स। आपके गुड्स की पोजेशन, आपके गुड्स की कस्टडी, जब वो आप लोग ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम द सेलर टू द बायर। देखो यार, सिंपल सी बात है। सोचो अगर मैं मार्केट में जाऊं और जाकर वॉच परचेज करूं, एक घड़ी मैंने परचेज करी है अपने लिए, लेकिन वो घड़ी की ओनरशिप तो मुझे मिल गई, मालिकाना हक तो मुझे मिल गया। सेलर मुझे बोल रहा है मैम वॉच आपकी हुई, लेकिन वो मुझे वॉच को ले जाने ही नहीं दे रहा। यानी कि मैं उसकी पोजेशन जब तक नहीं पालूंगी, तब तक मुझे मालिक बनने वाली फीलिंग भी नहीं आएगी, है ना। तो यानी कि बायर चाहता है कि जब उसको गुड्स मिले, तो गुड्स की ओनरशिप के साथ साथ मिलनी चाहिए पोजेशन। ओनरशिप के साथ साथ क्या मिलनी चाहिए? पोजेशन। तो ये हमारे सेलर की ड्यूटी बनती है ना कि वो गुड्स को डिलीवर करे। लॉ मेकर्स कहते हैं डिलीवरी वर्ड जो होता है इसका मतलब ही क्या है? जब भी आप लोगों का सेलर ट्रांसफर करता है बायर को, क्या ट्रांसफर करता है? पोजेशन। पोजेशन किसकी पोजेशन? पोजेशन ऑफ द गुड्स। यानी कि डिलीवरी मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू दी अनदर। वॉलंटरी ट्रांसफर का मतलब क्या है? जब सेलर अपनी मर्जी से अपने गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है बायर को। ऐसा नहीं है कि बायर मतलब जोर जबरदस्ती कर कर, छीन कर या धोखा देकर किसी ना किसी तरीके से डिलीवरी ले रहा है गुड्स की, नहीं। यहाँ पर सेलर अपनी मर्जी से बिना किसी अनफेयर मींस का इस्तेमाल करे
अपनी मर्जी से बिना किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करे गुड्स को डिलीवर कर रहा है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, तो मैं कहती हूँ कि आपकी क्या हुई है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अकॉर्डिंगली, डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो डिलीवरी वर्ड जो है इसका सिंपल मतलब है जब आप स्पेशल प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो। याद है मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आप लोगों को कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर जो है आप लोगों की दो तरीके की प्रॉपर्टीज में डील किया जाता है। एक होती है जर्नल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं क्या, ओनरशिप, और एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं पोजेशन ऑफ द गुड्स। ऑब्वियसली अगर मैं मोबाइल फोन परचेज कर रही हूँ तो मैं चाहूंगी कि इस मोबाइल फोन की मुझे ओनरशिप तो मिले, साथ साथ बच्चे मुझे इसकी पोजेशन भी मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोग पोजेशन के रिगार्डिंग किस तरीके से आपकी पोजेशन सेलर से बायर को ट्रांसफर होगी, बस वही सारी चीजें आज हम अपने इस लेक्चर में कवर करेंगे। वैसे बहुत सिंपल टॉपिक है ये आप लोगों का, अगर इसको प्रॉपर तरीके से पढ़ा जाए तो। सो डिलीवरी मीन्स व्हाट, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब ऑब्वियसली ये आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स बन रहा है, तो इसके अंदर जो दो पार्टीज होंगी आप लोगों की, उसमें से एक पार्टी गुड्स को देती है और दूसरी पार्टी गुड्स को लेती है। जो पार्टी अपनी तरफ से गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करती है उस पार्टी का नाम क्या है, हमारा सेलर, और जिसको ये पोजेशन ट्रांसफर करी जाती है उसका नाम क्या है, बायर। अब जब भी गुड्स को ट्रांसफर करने की बारी आती है ना, तो गुड्स को ट्रांसफर करने के गाइस हम लोगों के पास तीन मोड्स हैं। यस, ये नेक्स्ट स्लाइड आ गई हम लोगों के सामने, जिसके थ्रू मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूं कि गुड्स को जब भी डिलीवर किया जाएगा ना, तो उसको डिलीवर करने के हमारे पास बहुत सारे वेज हैं, हम लोगों के पास बहुत सारे तरीके हैं, और वो तरीके हम लोगों को यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला तरीका है हम लोगों के पास एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। दूसरा तरीका है गुड्स को डिलीवर करने के बाद सिंबॉलिक डिलीवरी। तीसरा तरीका है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, राइट। तो मोड्स ऑफ डिलीवरी के इस टॉपिक में आप लोगों को बताया जाएगा कि जब भी गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करी जाती है वो किस तरीके से ट्रांसफर करी जाती है। देखो हर बारी तो आप गुड्स को ऐसे हाथ में उठाकर लेकर नहीं आ सकते। से एज फॉर एग्जांपल अगर मैं मोबाइल फोन परचेज करती हूँ, राइट, तो सेलर क्या करेगा, सेलर मोबाइल फोन मेरे हाथ में देगा, यानी कि मेरे हाथ में जब वो गुड्स आ जाएंगे, मेरे हाथ में जब वो फिजिकली वो गुड्स मुझे हैंड ओवर कर दिए जाएंगे, फिजिकली when the goods hand over, right, physical handover of the goods from the seller from the seller to the buyer, तो मैं कहती हूँ क्या हो गई है, एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो मैं कहती हूँ भाई गुड्स की डिलीवरी हो गई। अब बाद में बायर ये नहीं बोल सकता है कि भाई मुझ तक गुड्स को पहुंचाया ही नहीं गया, मैंने प्राइस पे कर दिया, मेरे पास ओनरशिप भी आ गई है कहने को, मगर मेरे पास गुड्स नहीं आए। आपका सेलर कहेगा सर मैंने आपको फिजिकली अगर गुड्स हैंड ओवर कर दिए हैं तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के हिसाब से मैंने एक्चुअल डिलीवरी ऑफ द गुड्स कर दिया है। दूसरा तरीका, कभी कभी ना आप लोगों के पास गुड्स बल्क में होते हैं, मतलब गुड्स हम लोगों के पास कभी कभी ना बल्क में होते हैं, या फिर गुड्स का ना नेचर ही कुछ ऐसा होता है कि उनको आप फिजिकली ना हैंड ओवर कर नहीं सकते, आप ऐसे हाथ में पकड़ा नहीं सकते हो अपने बायर को जब भी आप गुड्स की पोजेशन ट्रांसफर करोगे। लाइक अगर मैं कार परचेज करने जा रही हूँ, तो मुझे बताइए क्या सेलर कार को ऐसे अपने हाथों से उठाकर मेरे हाथों पे सौंपने वाला है क्या? डेफिनेटली नॉट। अगर वो मुझे ये कार देंगे तो कार की पोजेशन देने का मतलब है कि वो मुझे कार की जो कीज है ना, या कार के जो भी पेपर्स हैं वो मुझे हैंड ओवर कर देंगे। यानी कि मैं परचेज कीज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कार के पेपर्स को परचेज नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ कार की कीज यानी चाबियां परचेज नहीं कर रही हूँ बच्चे, मैं बकायदा कार ही परचेज कर रही हूँ, है ना। मैं बकायदा कार ही परचेज कर रही हूँ, मगर कार का फिजिकली जो है मेरे पास ट्रांसफर होना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसीलिए एक सिंबल का इस्तेमाल किया जा रहा है। और जब वो सिंबल मुझ तक पहुंच जाएगा, यानी कि बायर तक जब वो सिंबल पहुंचा दिया जाएगा, तो मैं कहती हूँ कि सिंबॉलिक डिलीवरी हुई है। यानी कि अब कल को आपका बायर ये नहीं कह सकता है कि भाई तुमने मुझे कार नहीं दी। सर अगर मैंने आपको कार की चाबियां दे दी, अगर मैंने आपको कार के पेपर्स दे दिए, तो डेफिनेटली मैंने अपनी तरफ से जो है गुड्स की पोजेशन आपको ट्रांसफर कर दी है। तो ये भी एक तरीका होता है गुड्स को ट्रांसफर करने का। हमेशा ये चीज पॉसिबल नहीं हो सकती कि आपको गुड्स जो है ना वो आपको फिजिकली हैंड ओवर करी जाए, हमेशा ना एक्चुअल डिलीवरी पॉसिबल नहीं है। सो समटाइम्स हम लोगों को सिंबल्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, तो सिंबॉलिक डिलीवरी वो हमारी बन जाती है। तो हमारे पास डिलीवरी ऑफ गुड्स जो है, आपके गुड्स को डिलीवर करने, देखो डिलीवर करने का मतलब क्या था, देखो तो
पहली स्लाइड पे वापस से जाते हैं हम लोग। डिलीवर वर्ड का मतलब क्या था? ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। अब जब आप पोजेशन ट्रांसफर करते हो, लॉ मेकर्स कहते हैं ऑब्वियसली यहाँ पर पोजेशन सेलर से बच्चे किसके पास जाएगी? बायर के पास जाएगी, जाएगी ना। तो ये पोजेशन आप लोगों की वॉलंटरी जानी चाहिए। वॉलंटरी का मतलब अपनी मर्जी से। सेलर किसी अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल नहीं करेगा, राइट, गुड्स को डिलीवर करते समय, और ना ही बायर अनफेयर मीन्स से पोजेशन को ऑब्टेन करेगा। यहां पर सेलर अपनी मर्जी से गुड्स को डिलीवर करेगा, तब हम कहते हैं पोजेशन ट्रांसफर करेगा, तब मैं कहती हूँ कि वो लीगली गुड्स को डिलीवर कर रहा है, विच इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल। अब आप जब गुड्स को डिलीवर करते हो, तो डिलीवर करते समय हमारे पास जो है ना, जो है डिफरेंट मोड्स है। बेसिकली अगर मैं कहूँ, हमारे पास ये 3 मोड्स हैं। सबसे पहला मोड है मेरे पास एक्चुअल डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब क्या होता है? जब आप गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर करते हो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम सेलर ऑब्वियसली टू द बायर। फिजिकल हैंड ओवर जब आप लोगों का किया जाता है ना गुड्स का, दैट इज योर एक्चुअल डिलीवरी। बट समटाइम्स जब गुड्स आपके बल्क में है, यानी कि भारी मात्रा में है आपके पास, राइट, जैसे कि मानो बहुत सारे से मैं कहती हूँ मोबाइल फोन्स है, या फिर से मान लीजिए, से एज फॉर एग्जांपल वॉट एवर द केस में भी, आपके मोबाइल फोन्स हैं, या फिर से कोई भी आपके ऐसे गुड्स है जिनका नेचर ऐसा है, या बल्क में आप लोग परचेज कर रहे हो, राइट। तो ऐसे में लॉ मेकर्स क्या करते हैं भाई, देखो फिजिकली ना काफी सारे गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग ना किसी सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने कार का भी बताया आप लोगों को कि कार का नेचर ही ऐसा होता है कि आप उसको फिजिकली ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। आपको बच्चे डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा? किसी ना किसी सिंबल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो जब आपने कार की चाबियां बायर को थमा दी, मान लेंगे कि आपने गुड्स को डिलीवर कर दिया है। लेकिन एक तीसरा तरीका और है मेरे पास गुड्स को डिलीवर करने का, और वो तीसरा तरीका मेरे पास क्या है? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। समझ रहे हो? कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी को ना एक तरीके से इंटेंशनल डिलीवरी कहा जाता है। ये ना आप लोगों की एक ऐसी डिलीवरी होती है गुड्स की, एक ऐसा तरीका होता है गुड्स को डिलीवर करने का, जिसके थ्रू होता क्या है, आपके गुड्स की ना पोजेशन एक्चुअल में ट्रांसफर नहीं होती है। एक्चुअल में पोजेशन आपकी ट्रांसफर नहीं होती है, मगर इंटेंशंस जो है ना, वो ये क्लियर कर देती हैं कि अब गुड्स आपके किसके हो चुके हैं? बायर के हो चुके हैं। तो कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में होता क्या है पता है? आइए देखते हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी के अंदर हम लोगों के पास जो है काफी सारी अलग अलग चीजें आती हैं, राइट। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में हम लोगों के पास बेसिकली 3 पार्टीज होती हैं। एक तो होता है सेलर, एक होता है बायर, मगर एक थर्ड पर्सन और होता है हम लोगों के पास। जब सेल होती है ना, सेल होते समय सेलर से बायर के पास ओनरशिप तो चली जाती है, लेकिन पोजेशन जो है ना, वो इस थर्ड पर्सन के थ्रू होती हुई जाती है। क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन होता है आप लोगों का एक्चुअल में वो इंसान जिसके पास गुड्स की पोजेशन है, हु इज एक्चुअली कीपिंग द गुड्स, राइट। ये थर्ड पर्सन अगर सेलर का एजेंट हुआ, तो मैं इसको थर्ड पर्सन की तरह काउंट नहीं करूंगी। अगर ये बायर का एजेंट हुआ, मैं तब भी इसे थर्ड पर्सन की तरह काउंट नहीं करूंगी, बिकॉज नाउ यू आर एक्टिंग एज एन एजेंट। अगर मैं कहती हूँ ये एक बहुत ही इंडिपेंडेंट, ये आप लोगों का एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, लाइक ये आप लोगों का वेयर हाउस कीपर है, ये आप लोगों का कौन है? वेयर हाउस कीपर, जो कि गुड्स को संभाल के रख रहा है काफी टाइम से, राइट। इसने मान लीजिए गुड्स को अभी तक संभाला हुआ था, किसके कहने पर? सेलर के कहने पर। तो जितने भी चार्जेस थे ना गुड्स को संभालने के, लाइक वेयर हाउस चार्जेस, यानी कि रेंट हो गया, ये सब चीजें आपका ये थर्ड पर्सन किससे ले रहा था? सेलर से ले रहा था। लेकिन जब आप लोगों का ये थर्ड पर्सन एक्नॉलेज कर देता है, राइट, देखो ऑब्वियसली आपके सेलर ने इन्फॉर्म किया होगा आपके थर्ड पर्सन को कि ये जो गुड्स थर्ड पर्सन आप इस वक्त संभाल रहे हो ना, ये गुड्स मैं बेच चुका हूं, किसको? बायर को बेच चुका हूं। तो अब आपको ना इन गुड्स की जो पोजेशन है आगे चलकर, वो किसको सौंपनी है? बायर को सौंपनी है। तो जब ये बात आपका थर्ड पर्सन एक्सेप्ट कर लेगा और एक्नॉलेज कर देगा,
एक्सेप्ट भी कर लेगा कि यस, अब जो मेरे पास गुड्स रखे हुए हैं वो सेलर के नाम से नहीं, किसके नाम से रखे हुए हैं, बायर के नाम से। तो अब अगर कोई रेंट लूंगा भी मैं, तो वो किससे लूंगा, बायर से लूंगा। जब इस तरीके से वो इन चीजों को एक्नॉलेज कर दे, एक्सेप्ट कर ले कि यस, नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, तो लॉ कहता है यानी कि सेलर की तरफ से हो चुकी है डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब देखो यहाँ पर सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया, यहाँ पर एक्चुअल डिलीवरी भी नहीं हुई। असल में मैं अगर कहूं तो यहाँ पर गुड्स की मूवमेंट भी नहीं हुई है अभी भी। पहले भी वो आपके वेयर हाउस कीपर के पास थे और अभी भी वो आप लोगों के वेयर हाउस कीपर के पास ही हैं, वेयर हाउस कीपर के पास ही हैं अभी भी वो गुड्स। लेकिन 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 वो वेयर हाउस कीपर जो कि एक इंडिपेंडेंट पर्सन है, जो अभी तक गुड्स को होल्ड कर रहा था, किसके बिहाफ पे, सेलर के बिहाफ पे, एक बारी अगर वो इस बात को एक्नॉलेज कर दे, अगर एक बारी वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले दैट यस, नाउ आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ द बायर, तो लॉ कहता है कि सेलर अपनी जो ड्यूटी थी ना टू डिलीवर द गुड्स, उस ड्यूटी से वो मुक्त हो चुका है, निफ्रांत हो चुका है। अब बाद में बायर सेलर को अप्रोच कर कर ये नहीं बोल सकता कि यार तुमने गुड्स को डिलीवर ही नहीं किया। सेलर कहेगा सर, मैंने थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया था और थर्ड पार्टी ने आपको बताया भी था कि आपके वो जो गुड्स हैं जो आपने परचेज करे हैं वो थर्ड पार्टी के पास हैं, तो आपको उसी से जाकर लेने चाहिए, मैं अपनी ड्यूटी फुलफिल कर चुका हूं। ये भी एक तरीका है गुड्स को डिलीवर करने का। क्लियर है? तो टॉपिक ये हम लोगों का बहुत ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत छोटू सा टॉपिक है हम लोगों का, जिसके थ्रू हम लोगों को पता चल रहा है कि यार सोगा में ना हम लोगों ने देखो अभी तक कितना फोकस किया ओनरशिप के ऊपर। ओनरशिप, ओनरशिप होनी चाहिए गुड्स की, ओनरशिप तो होनी चाहिए भाई, लेकिन कम से कम पोजेशन भी तो दो। अगर पोजेशन ही नहीं आएगी तो आप ओनरशिप को एंजॉय कैसे करोगे? तो पोजेशन किस किस तरीके से आप तक पहुंच सकती है, एक बायर के पास पोजेशन ऑफ द गुड्स किस किस तरीके से आ सकती है, बस उन्हीं चीजों को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, तो एक आ गया मेरा यहाँ पर क्या, मीनिंग ऑफ द डिलीवरी। राइट, डिलीवरी वर्ड जो है इसका मतलब ही क्या है, ट्रांसफर ऑफ, वॉलेंट्री ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ द गुड्स फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसके अलावा जब भी गुड्स को डिलीवर किया जाएगा उसके तीन तरीके हैं हम लोगों के पास। सबसे पहला तरीका है एक्चुअल डिलीवरी, दूसरा तरीका है हम लोगों के पास सिंबॉलिक डिलीवरी, तीसरा तरीका आ जाता है हम लोगों के पास कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। मैं रिपीट करूंगी आगे बढ़ने से पहले। एक्चुअल डिलीवरी का मतलब होता है जब आप गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जब आप गुड्स को फिजिकली हैंड ओवर करते हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, राइट, जब वो पॉसिबल है। बट समटाइम्स जब फिजिकल हैंड ओवर गुड्स का पॉसिबल नहीं होता है, तब क्या किया जाता है, सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है टू डिलीवर द गुड्स। वी यूज सम काइंड ऑफ अ सिंबल, राइट। तो जब सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाए आपके गुड्स को डिलीवर करने के लिए, तो लॉ कहता है सिंबॉलिक डिलीवरी हुई है और वो डिलीवरी भी आपकी उतनी ही इफेक्टिव मानी जाएगी जितनी की एक एक्चुअल डिलीवरी मानी जाती है। तीसरा टाइप ऑफ जो है मेरे पास, तीसरा टाइप या तीसरा जो मेरा मोड है गुड्स को डिलीवर करने का, वो है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी का मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन होल्डिंग द गुड्स। देखो यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है थर्ड पर्सन होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द सेलर if he acknowledges that he is holding the goods now on the behalf of the buyer। जब वो इस बात को एक्सेप्ट कर देगा, बायर की नॉलेज में भी डाल देगा, उसके नोटिस में ये बात डाल देगा कि बॉस आई एम होल्डिंग द गुड्स ऑन योर बिहाफ, राइट, तब ये मान लेंगे कि सेलर की जो ड्यूटी थी ना गुड्स को डिलीवर करने की, वो ड्यूटी बच्चे फुलफिल हो चुकी है। अब आती है बात कि मैम ये जो आपके गुड्स हैं जिनको आप डिलीवर करने की बात कर रहे हो ना, इनको कब, कहाँ, कैसे, किस तरीके से डिलीवर किया जाएगा? क्या पार्टली गुड्स डिलीवर किए जा सकते हैं? क्या इंस्टॉलमेंट पर गुड्स आप लोगों के डिलीवर किए जा सकते हैं या नहीं किए जा सकते हैं? वो सारी चीजें हम लोग आज यहाँ पर कवर करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ना बताना चाहती हूँ किसके बारे में, इंस्टॉलमेंट वर्ड के बारे में। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट बना है ज्यादा गुड्स के लिए, लेकिन बायर और आपके सेलर के बीच में ऐसा कुछ डिसाइड हुआ है कि एक साथ पूरा बल्क आने की बजाय गुड्स आपके इंस्टॉलमेंट में आए। लाइक एज फॉर एग्जांपल, मैंने 100 मोबाइल फोन्स जो है वो ऑर्डर किए थे, राइट, आई एम अ रिटेलर।
आप कहोगे मैम आपको 100 मोबाइल फोन्स की जरूरत क्यों पड़ रही है? बिकॉज आई एम एक्टिंग एज अ बिजनेस वुमेन हियर। मान लो मेरा अपना खुद का बिजनेस है, मेरी अपनी रिटेलर, मेरी अपनी एक शॉप है जहां पर मैं मोबाइल फोन्स जो है हमारे क्लाइंट्स को, हमारे कस्टमर्स को हम सेल करते हैं। तो ऑब्वियसली ये मोबाइल फोन मैंने कहीं से परचेज किए होंगे, तभी तो आगे मैं कस्टमर को बेचूंगी, है कि नहीं? तो क्या हुआ, मैंने ना ये डील एक सेलर के साथ करी थी अप्रैल मंथ में, और हमारे बीच में ये डिसाइड हुआ था कि 50 मोबाइल फोन्स जो हैं, 50 मोबाइल्स जो हैं वो मुझे अप्रैल में ही दे देंगे, और 50 मोबाइल फोन्स जो हैं वो मुझे कब देंगे? मई मंथ में, राइट? अब लॉ मेकर्स कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट मैडम आपका एक बना है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो अब मुझे बताइए क्या इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करना अलाउड है या फिर नहीं है? और अगर इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर दी, और मान लो, आई एम जस्ट अज्यूमिंग अभी, वैसे तो मैंने आपको ओनरशिप के रूल्स अलग पढ़ाए हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर, मगर अभी हम लोग मानकर चलते हैं, क्या मानकर चलते हैं, कि जब भी आपके गुड्स की डिलीवरी हो रही है उसी मोमेंट पर क्या ट्रांसफर हो रही है? ओनरशिप। अभी ये चीज हम लोग मानकर चलते हैं। तो लॉ मेकर्स कहते हैं कि क्या मानकर चले, अगर 50 मोबाइल फोन्स जो हैं वो आप लोगों के डिलीवर होते हैं, तो 50 मोबाइल फोन्स की ओनरशिप ट्रांसफर होगी, 50 मोबाइल फोन्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेंगे, या फिर हम मानकर चलेंगे जी कॉन्ट्रैक्ट तो बना है 100 मोबाइल्स का, राइट? तो ओनरशिप तो 100 की जा चुकी है, चाहे से डिलीवरी नहीं गई है, डिलीवरी अभी जाएगी, कब जाएगी? एट अ लेटर स्टेज, मतलब इस महीना अप्रैल के महीने में मानो हमने 50 मोबाइल्स दे दिए, अभी ये महीना अप्रैल का नहीं चल रहा है, अगस्त का चल रहा है, बट आई एम जस्ट अज्यूमिंग 50 मोबाइल फोन्स आप लोगों ने जो दिए, वो कब दिए आपके सेलर ने? अप्रैल में। और 50 वो आपको डिलीवर करेगा कब? मई में। तो लॉ मेकर्स ने ना सेलर और बायर के ऊपर छोड़ दिया है ये मुद्दा भी। लॉ मेकर्स कहते हैं वैसे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो कभी भी इंस्टॉलमेंट में नहीं जाएगा, ठीक है, कोई इंस्टॉलमेंट की आप लोगों की बात नहीं आएगी, हमेशा जब भी गुड्स आप लोगों के डिलीवर होंगे तो एक साथ ही डिलीवर होंगे, नो मैटर व्हाट द कॉन्ट्रैक्ट इज, नो मैटर हाउ बिग द कॉन्ट्रैक्ट इज, जितना मर्जी बड़ा कॉन्ट्रैक्ट क्यों ना हो, कुछ ना हो, अगर आपकी पार्टीज ने कुछ भी नहीं डिसाइड कर रखा, तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट बना है ना, उतने गुड्स आप लोगों के एक साथ ट्रांसफर होंगे, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी नहीं होगी। समझ रहे हैं? लेकिन अगेन, मैंने जैसा कि पहली क्लासेस में भी बताया है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एक फ्री लॉ है। फ्री लॉ का मतलब क्या है, कि वो पूरी आजादी देता है मर्केंटाइल्स को, पूरी आजादी देता है आप लोगों के मर्चेंट्स को, बिजनेसमैन को, कि वो अपनी मर्जी से ना अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकते हैं वाइल फॉर्मिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। लेकिन हाँ, अगर आपके सेलर और बायर ने कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा, तो बेटा बाद में झगड़ा ना हो, इसलिए जरूरी है कि हम पहली पिक्चर क्लियर कर दें, जितने का कॉन्ट्रैक्ट बना है उतने गुड्स आप लोगों के एक साथ जाएंगे, यानी कि अप्रैल में 50 नहीं, पूरे 100 मोबाइल फोन्स जो हैं वो आप लोगों के डिलीवर होंगे। अब मानो से एज फॉर एग्जांपल कि कि आपके सेलर और बायर ने डिसाइड लेकिन कुछ ऐसा किया था कि अप्रैल मंथ में 50 मोबाइल फोन्स आएंगे और मई के महीने में आप लोगों के 50 मोबाइल फोन्स डिलीवर होंगे। अब ये 50 भी जब डिलीवर करने लगे ना, तो गलती से क्या हुआ, हमारे जो सेलर था ना, सेलर ने अपने ऑफिस बॉय को भेजा था, अपने ऑफिस बॉय को भेजा था किसके पास? बायर के पास। ठीक है, दो पैकेट्स बनाए थे 50 मोबाइल्स के बिना, दो ऐसे कार्टेन के अंदर ना दो पैकेट्स बनाए थे। तो जो वो पैकेट था, दो पैकेट्स थे, एक के अंदर थे 25 मोबाइल्स और दूसरे के अंदर भी थे 25 मोबाइल्स। अब हुआ क्या, इंस्टॉलमेंट के अंदर भी ना पार्ट डिलीवरी हो गई, इंस्टॉलमेंट के अंदर भी क्या हो गई है हमारी? पार्ट डिलीवरी। लॉ मेकर्स कहते हैं माना कि यहाँ पर ऑफिस बॉय से गलती हो गई, वैसे वो गलती हमारी कहीं ना कहीं सेलर की ही मानी जाएगी, कि एक पैकेट वो गलती से ना सेलर के पास छोड़ गया, और एक पार्ट जो आपका पैकेट था किसको डिलीवर कर दिया? बायर को डिलीवर कर दिया। तो लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आपके बायर ने 25 मोबाइल्स का ये जो पार्ट डिलीवरी थी ऑफ द गुड्स, अगर उसने ये एक्सेप्ट कर ली, वैसे अब डिलीवरी कितने की होनी थी? जो वन टाइम डिलीवरी होनी थी, एट अ टाइम वन टाइम जो डिलीवरी होनी थी, वो कितने मोबाइल फोन्स की होनी थी? 50 की। मगर उसमें भी पार्ट डिलीवरी हो गई, कैसे?
25 मोबाइल फोन जो है वो पहले मिले आपके बायर को और 25 अभी तक उसके पास पहुंचे नहीं हैं, तो क्या मानेंगे हम इसको? हम यहाँ पर क्या मानकर चलेंगे? लॉ कहते हैं अगर 25 आपके मोबाइल फोन्स इस बायर ने एक्सेप्ट कर लिए ना, अगर इन्होंने ये 25 मोबाइल फोन्स जो हैं एक्सेप्ट कर लिए, तो मानकर चलेंगे कि ओनरशिप जो है सिर्फ 25 की नहीं गई है, कितने की गई है? पूरे 50 मोबाइल फोन्स की जा चुकी है। समझ रहे हैं? अगर मैं कहूँ ना इसको और भी सिंपल भाषा में, चाहे से इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो, चाहे से पार्ट डिलीवरी हो आप लोगों की, चाहे से इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी हो, चाहे से पार्ट डिलीवरी हो, सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। यस, यू हर्ड इट राइट। मैंने क्या बोला? Subject to a contract between सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। आपकी पार्टीज ने जो डिसाइड किया, जैसा डिसाइड किया, आप उसके हिसाब से ही चलोगे, राइट? अगर सेलर और बायर जो हैं उन्होंने अपनी मर्जी से रूल्स एंड रेगुलेशंस डिसाइड कर रखे हैं, तो हम उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर कुछ भी डिसाइड नहीं कर रखा है, तो उस केस में आप लोग सोगा को एप्लीकेबल करेंगे। सोगा से ही तो सब कुछ होगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 जो क्लियरली कहता है कि ना तो पार्ट आपकी डिलीवरी होगी, ना ही इंस्टॉलमेंट डिलीवरी होगी। होगी तो हमेशा फुल डिलीवरी होगी। हाँ, अगर आप लोगों ने आपस में मिलकर कुछ और डिसाइड किया है, तो भाई मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी? जब सेलर और बायर के बीच में है कंसेंसस एड इदम, यानी कि अगर बायर और सेलर के बीच में क्या है, आपस में कंसेंट है, मीटिंग ऑफ माइंड्स है, वो अपनी मर्जी से जो है ये काम करना चाहते हैं, गुड्स को इंस्टॉलमेंट में डिलीवर करना चाहते हैं या पार्ट डिलीवरी करना चाहते हैं, तो सोगा को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लॉ आपका इंटरफेयर नहीं करेगा। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज। अगर आप लोगों को ये वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज डू लाइक इट, शेयर इट एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, राइट, फॉर द लेटेस्ट वीडियोस। ओके, सो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और ऐसे कौन कौन से रूल्स हैं जो हम लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे। देखो, लॉ मेकर्स ने ना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल ना वैसे मेरा ये वाला है। लॉ मेकर्स कहते हैं सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, मतलब अगर आप पार्टीज का मतलब क्या, यहाँ पर पार्टीज का मतलब है एक पार्टी हो गई मेरी सेलर और दूसरी पार्टी जो है उसका नाम क्या है, बायर। सेलर और बायर ने अगर कुछ और डिसाइड कर रखा है तो उस हिसाब से चलो, नहीं डिसाइड कर रखा तो भाई पेमेंट एंड डिलीवरी हमेशा कॉन्करेंट होगी। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब साथ साथ, यानी कि अगर आपके गुड्स रेडी नहीं है डिलीवर करने के लिए, तो सेलर ना बायर को मजबूर नहीं कर सकता कि भाई आप पेमेंट करो। बायर कहेगा भाई पहले आप गुड्स को डिलीवर तो करो, राइट? उसी तरीके से अगर बायर अभी पैसा नहीं दे रहा है, तो सेलर भी बाउंड नहीं है टू डिलीवर द गुड्स, क्योंकि अगर उन्होंने कुछ और डिसाइड कर रखा है, लाइक उन्होंने ऐसा कुछ डिसाइड किया है कि भाई गुड्स आप लोगों के पहले जाएंगे, राइट, लाइक क्रेडिट सेल होगी, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा डिसाइड हुआ था कि पैसा बाद में पैसा आप लोगों का पहले आएगा, एडवांस पेमेंट होगी, एडवांस पेमेंट होगी या एडवांस में डिलीवरी होगी, डिलेड पेमेंट होगा या डिलेड डिलीवरी होगी या इमीडिएट, जैसा डिसाइड किया है सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, हम लोग हमेशा सेलर और बायर के कॉन्ट्रैक्ट को ध्यान में रखेंगे। अगर नहीं है कॉन्ट्रैक्ट तो ध्यान रखिएगा कि बेशक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाए, गुड्स आपके तब तक डिलीवर नहीं करेगा सेलर जब तक बायर पेमेंट नहीं करता, और बायर को भी आप मजबूर नहीं कर सकते टू मेक द पेमेंट टिल सेलर मेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। क्लियर है? नेक्स्ट, अब आती है बात कि मैम जब भी गुड्स को डिलीवर किया जाएगा, तो सेलर जो है ना इसकी ड्यूटी है कि वो गुड्स को डिलीवर करे, तो हमारे बायर की भी ड्यूटी है कि वो उनको एक्सेप्ट करे। बट हाँ, एक्सेप्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कोई भी गुड्स आप एक्सेप्ट कर लोगे, कोई भी गुड्स आप एक्सेप्ट कर लोगे। मानो मैंने 80 रुपीज केजी वाला राइस ऑर्डर किया और मुझे जो है डिलीवर हुआ 40 रुपीज केजी वाला राइस, तो अब मैं उसको एक्सेप्ट थोड़ी ना करूंगी, मैं डेफिनेटली नहीं करने वाली। लेकिन अगर मुझे 80 रुपीज केजी वाला ही राइस डिलीवर हुआ है, सो नाउ इट इज माई ड्यूटी टू एक्सेप्ट दोज गुड्स। अब जो है मैं उसकी डिलीवरी लेने से, पोजेशन लेने से मना नहीं कर सकती। समझ रहे हैं? तो पॉइंट नंबर 1 देखो क्या है आपका, रूल्स एज टू डिलीवरी। ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स, ये हमारे सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो गुड्स को डिलीवर करे, ठीक है, एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स।
अच्छा, अब मैम ये कब डिलीवर करे जाएंगे आपके गुड्स, और कब हमारी पेमेंट को एक्सेप्ट किया जाएगा? पेमेंट एंड डिलीवरी दे बोथ आर सपोज टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है? साइमल्टेनियसली। सिंपल है ये तो हमारा। नेक्स्ट आता है मेरा थर्ड पॉइंट कि मोड क्या होगा डिलीवरी का। लॉ मेकर्स कहता है ये तो आपके ना नेचर ऑफ प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ गुड्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे गुड्स के साथ डील कर रहे हो, वो गुड्स की क्वांटिटी क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, राइट। उन सब चीजों के ऊपर जो है वो डिपेंड करता है। से लाइक अगर मैं फ्लावर्स लेने गई हूँ, मैं बुके परचेज करती हूँ या मैं फ्लावर्स परचेज करती हूँ, अगर वो अगर ना सेलर मुझे न्यूज़पेपर में भी रैप कर कर देगा ना, अगर वो मुझे न्यूज़पेपर में भी रैप कर कर देगा, तो भी वो मेरे फ्लावर्स जो है वो बिल्कुल ठीक रहेंगे, वो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा उसके अंदर, राइट। लेकिन अगर मैं कांच का कोई सामान परचेज करने जा रही हूँ गाइस, तो क्या मैं उसको ऐसे ही ऐसे पॉली बैग में उठाकर लेकर आ जाऊंगी? इज इट रियली पॉसिबल? भाई उनकी प्रॉपर पैकिंग होनी चाहिए, उनको पूरा प्रॉपर सपोर्ट मिलना चाहिए गत्ते का, तब कहीं जाकर आप लोगों की प्रॉपर जो है, मैं कह पाऊंगी कि हमारे गुड्स जो है वो प्रॉपरली डिलीवर हो पाएंगे। तो कौन सा तरीका अपनाया जाए आपके गुड्स को डिलीवर करने का? मोड्स ऑफ डिलीवरी भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। मोड मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ। 3 टाइप के मोड्स हैं गुड्स को डिलीवर करने के। एक होता है मेरे पास एक्चुअल डिलीवरी, एक होता है सिंबॉलिक डिलीवरी, और तीसरा होता है मेरे पास कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नहीं, अब नाउ अब ये देखिए इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी, ये तो मैं आप लोगों को पहले ही करवा चुकी हूँ। नेक्स्ट आता है बायर टू अप्लाई फॉर द डिलीवरी। देखो, माना कि जो गुड्स है वो आप लोगों के सेलर डिलीवर करेगा, लेकिन सेलर तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक बायर अप्लाई नहीं करेगा। भाई सिंपल सी बात है, जब तक बायर अपनी इंटेंशंस को क्लियर नहीं करेगा कि वो वाकई में गुड्स को परचेज करना चाहता है, वो वाकई में गुड्स की पोजेशन चाहता है, जब तक आप लोगों का बायर जो है डिलीवरी के लिए अप्लाई नहीं करेगा ना, अप्रोच नहीं करेगा सेलर को कि भाई गुड्स को डिलीवर कर दो, ठीक है, मुझे गुड्स पसंद है, तब तक सेलर भी बाउंड नहीं है टू डिलीवर द गुड्स। लेकिन हाँ, अगर एक बारी आपके बायर ने गुड्स के लिए गुड्स की डिलीवरी के लिए अप्लाई कर दिया, तो अब आपके सेलर को गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा, और उसके बाद हमारे बायर को इन गुड्स को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। आई होप आई एम क्लियर विद ऑल ऑफ यू गाइज। डू शेयर योर फीडबैक, ठीक है। प्लीज हमारे पास जो कमेंट बॉक्स है हमारे यूट्यूब चैनल पर, जो यूजुअली सभी जगह होता है, सो प्लीज उस कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना फीडबैक जरूर शेयर करिएगा। नेक्स्ट आती है बात, मैम जब भी गुड्स को डिलीवर किया जाएगा तो कहाँ किया जाएगा? ऐसे ही कहीं पर भी छोड़ाएंगे हम गुड्स को? मतलब कहीं पर भी डिलीवर कर दोगे कि आपका सेलर बोलता है कि ठीक है बायर, मैं आप लोगों को उसे मेट्रो स्टेशन पर मिल जाऊंगा और मैं मेट्रो स्टेशन पर गुड्स को छोड़कर आ जाऊंगा? ऐसा होगा क्या? डू यू रियली थिंक सो इट इज पॉसिबल? और ये क्या करना सही भी होगा? नहीं। तो लॉ मेकर्स कहते हैं अगर आपके सेलर और बायर ने कुछ डिसाइड कर रखा है देन वेल एंड गुड। अगर नहीं डिसाइड कर रखा तब क्या होगा? भाई डिसाइड करने को तो आप कुछ भी डिसाइड कर सकते हो। से मानो आपने डिसाइड किया कि आप लोगों की जो भी गुड्स है ना, सेलर ने बोला जी मैं तो अपने यहाँ अपनी शॉप पर ही डिलीवर करता हूँ, मतलब मैं शॉप पर मेरे गुड्स हैं, आप शॉप पर से ले जाइए, मेरे लिए तो यही प्लेस मान लिया जाएगी डिलीवरी ऑफ द गुड्स, आप यहाँ से गुड्स ले जाओ, मैं मान लूंगा मैंने गुड्स को डिलीवर कर दिया। समझ रहे हैं? कहने को आपका बायर ये भी कह सकता है कि नहीं सर, आप ऐसा करिए मेरी फैक्ट्री में पहुंचा दीजिए, या आप मेरे घर पहुंचा दीजिए, या मेरे ऑफिस पहुंचा दीजिए, राइट, या फिर आप मेरे वेयर हाउस में गुड्स को डिलीवर कर दीजिए। तो आपके सेलर और बायर के बीच में जैसा भी कॉन्ट्रैक्ट बना है प्लेस ऑफ डिलीवरी को लेकर, बिल्कुल उसको फॉलो करो। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट अभी तक आप लोगों का फॉर्म नहीं हुआ है तो क्या करेंगे? लॉ मेकर्स कहते हैं अगर तो है एग्जिस्टिंग गुड्स, याद है एग्जिस्टिंग गुड्स क्या थे मेरे? एग्जिस्टिंग गुड्स का मतलब होता है आपके ऐसे गुड्स जो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते समय ऑलरेडी हमारे सेलर के पास मौजूद होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? याद करो पहली क्लास सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की फर्स्ट क्लास याद करिए गाइस। मैंने बताया था कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स जो होता है, इसके अंदर ये दो टाइप के जो है कमिटमेंट्स दिए जाते हैं। एक होती है सेल और एक होता है अग्रीमेंट टू सेल।
सेल के अंदर ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है, मगर अग्रीमेंट टू सेल जो है इसमें भी ओनरशिप जाएगी, मगर कब जाएगी? फ्यूचर में जाएगी। तो प्रेजेंट में बस प्रॉमिस दिया जाता है, प्रेजेंट में बस कमिटमेंट दिया जाता है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम द सेलर टू द बायर एट फ्यूचर टाइम, एट फ्यूचर टाइम, फ्यूचर में। तो लॉ मेकर्स कहते हैं अगर सेलर ने और बायर ने आपस में कुछ डिसाइड नहीं किया, कुछ भी नहीं, तो जहां पर भी कॉन्ट्रैक्ट बना, सेलर की फैक्ट्री में बना, सेलर के गोदाउन में बना, सेलर के ऑफिस में बना, बायर के घर पर बना, कहीं पर भी, जहां पर भी आपके वो गुड्स थे, जहां पर भी आपके वो गुड्स थे, कहां पर थे? जब वो कॉन्ट्रैक्ट बन रहा था, वो ही जगह आप लोगों की मान ली जाएगी प्लेस ऑफ डिलीवरी। समझ रहे हैं? अब जो है बायर सेलर को मजबूर नहीं कर सकता है कि वो कहीं और गुड्स को डिलीवर करे। हाँ, अगर वो ऑफर रखता है कि सर क्या आप गुड्स को डिलीवर कर सकते हो इस जगह पर, और सेलर भी मान जाता है, राइट? तो लॉ मेकर्स कहते हैं फिर तो मैंने कहा ना, फ्री लॉ है, आपकी मर्जी, अपने हिसाब से चलो। लेकिन अगर आप लोगों ने आपस में कुछ भी डिसाइड नहीं किया, तो सेलर की ड्यूटी वहीं खत्म हो जाएगी गुड्स को डिलीवर करने की, जहां पर एग्जिस्टिंग गुड्स थे ऑलरेडी, जहां पर आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट बना, राइट, इन द केस ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स। गाइज ऑब्वियसली ये क्लास उन्हीं बच्चों को समझ में आएगी जिन बच्चों ने ऑलरेडी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है उसके कुछ जो इनिशियल टॉपिक्स हैं, लाइक ओनरशिप, सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल के बीच का डिफरेंसेस, टाइप्स ऑफ गुड्स, ये सब चीजें अगर आप लोगों ने अपनी कवर्ड कर ली है, तो ही ये क्लास ऑब्वियसली आप लोगों को और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी, राइट? बिकॉज इसके अंदर हमारे कई सारे ऐसे टर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है जो कि हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कर चुके हैं। सो इन द केस ऑफ द एग्जिस्टिंग गुड्स, आपकी प्लेस ऑफ डिलीवरी जो है लीगली, कानूनन तौर पर हम मानेंगे सेलर की ड्यूटी तब पूरी हो जाएगी एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में, जब कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। जहां कॉन्ट्रैक्ट बना, जिधर कॉन्ट्रैक्ट बना, दैट प्लेस इज अ प्लेस ऑफ डिलीवरी, और सेलर अपनी ड्यूटी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगर ये मेरे फ्यूचर गुड्स हैं, फ्यूचर गुड्स का मतलब ऐसे गुड्स जिनके केस में बेटा कभी भी सेल नहीं होती, क्योंकि फ्यूचर गुड्स है ना, ऐसे गुड्स हैं जो कि सेलर के खुद के पास भी नहीं है, सेलर अभी मंगवाएगा बायर के लिए। लाइक मैं से मानो मैं गॉगल्स की शॉप पर गई और मैंने जाकर बोला कि मुझे कैट आई वाला ना गुची के गॉगल्स चाहिए, मुझे कैट आई डिजाइन के गुची के गॉगल्स चाहिए, राइट? तो सेलर मुझे कहता है कि मैम आज तो नहीं है, आप 2 दिन बाद आइए और 2 दिन बाद आकर इन गुड्स को लेकर जाइए। आई सेड ओके फाइन। तो ऐसे में होगा क्या? यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्ट मेरा बन रहा है, ओनरशिप तो मेरे पास नहीं आई ना। कैसे आ गई? ओनरशिप तो आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो गुची के गॉगल्स बेटा अभी खुद सेलर के पास नहीं है, वो मुझे कैसे देगा? जिस चीज की ओनरशिप खुद सेलर के पास ना हो, क्या वो मुझे ट्रांसफर कर सकता है? द आंसर इज नो, नहीं कर सकता। इसीलिए लॉ मेकर्स कहते हैं ये गुड्स होते हैं मेरे फ्यूचर गुड्स, इनके लिए आज आप कमिटमेंट दे सकते हो, आज आप प्रॉमिस कर सकते हो, मगर वो प्रॉमिस बेटा फुलफिल करना पड़ेगा आपके फ्यूचर टाइम पे। जब भी फ्यूचर में आप लोगों ने प्रॉमिस किया है कि आप ये फ्यूचर टाइम जो भी होगा, 2 दिन का, 20 दिन का, 2 महीने का, ठीक है, आपको तब गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। तो ऐसे गुड्स की जो डिलीवरी है वो कहां पर वैलिड मानी जाएगी? कौन सी ऐसी प्लेस होगी? अगेन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज, मतलब आपकी पार्टीज यानी कि सेलर और बायर ने आपस में जो डिसाइड किया है उसके हिसाब से चलो। नहीं डिसाइड किया तो जहां पर भी ये गुड्स आप लोगों के एक्वायर किए गए, जहां पर भी ये गुड्स आप लोगों के खरीदे गए सेलर के द्वारा, मतलब सेलर पहले खरीदेगा, ठीक है, उसके बाद बायर को देगा ऑब्वियसली। तो लॉ मेकर्स कहते हैं जहां पर भी ये गुड्स आप लोगों के मैन्युफैक्चर या फिर प्रोड्यूस किए गए ना, दैट प्लेस विल बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ डिलीवरी। क्योंकि हमारे लॉ मेकर्स कहते हैं ये गुड्स अब आप लोगों का जो सेलर है वो मैन्युफैक्चर ही क्यों कर रहा है, प्रोड्यूस ही क्यों कर रहा है? इसीलिए कर रहा है क्योंकि बायर को वो कमिटमेंट दे चुका है, राइट, कि फ्यूचर डेट पे गुड्स को डिलीवर करेगा। सिंपल सी बात है। तो अब सेलर हर जगह नहीं घूमेगा, सेलर ने जहां से गुड्स को मैन्युफैक्चर किया, जहां पर गुड्स को प्रोड्यूस किया ना, बायर को वहीं से गुड्स को लेकर जाना पड़ेगा। हाँ, अगर उन दोनों ने आपस में कुछ और डिसाइड कर रखा है तो दैट प्लेस वुड बी कंसिडर्ड एज प्लेस ऑफ डिलीवरी। अब आइए, नेक्स्ट आती है बात, मैम टाइम ऑफ डिलीवरी क्या होगा? देखो जब मैं टाइम ऑफ डिलीवरी की बात करती हूँ ना, सुनो,
तो मैं यहाँ पर ना दो चीजों के बारे में बात करती हूँ। मैं एक तो बात करती हूँ नंबर ऑफ डेज के बारे में, मतलब टाइम पीरियड, ठीक है। और एक मैं बात करती हूँ आवर्स के बारे में, कितने आवर्स में, मतलब कौन से, मतलब आपके आवर्स में डिलीवर हो जाना चाहिए। रात के 12 बजे आया है कोई एसी डिलीवर करने के लिए, आपको क्या लगता है मुझे गुड्स एक्सेप्ट करने चाहिए? डेफिनेटली नॉट, डेफिनेटली नॉट बेटा। हमें तो डोर भी नहीं ओपन करना चाहिए। अब हुआ क्या, मानते हैं कि आपके बायर ने एसी ऑर्डर किया था और सेलर जो है वो एसी को डिलीवर भी करने आया। कब डिलीवर करने आया? रात के 2 बजे, रात के 3 बजे। तो क्या बायर गुड्स को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। बायर ने कहा मैं तो गेट भी नहीं खोलूंगा, आप जाओ अपने घर, मुझे नहीं चाहिए एसी। और लाना है एसी तो अगले दिन दिन के टाइम पर लेकर आइएगा। एक कायदे का टाइम होना चाहिए, एक तरीके के टाइम पर आइए। अब सेलर क्या बोलता है, भाई मुझे तो जो आना था मैं आ गया, अब दिन हो चाहे रात मैं तो आ चुका, मेरी तरफ से मैं अपनी ड्यूटी पूरी कर चुका हूं टू डिलीवर द गुड्स। आपको क्या लगता है वाकई में सेलर ने क्या अपनी ड्यूटी को फुलफिल किया है? द आंसर इज नो। मतलब आप ऐसे किसी भी टाइम पर आ जाओगे और उसके बाद कहोगे कि भाई गुड्स को ले लो, राइट। और अगर बाई चांस बायर ने नहीं लिया तो तुम बोलोगे सेलर, क्योंकि सेलर की ड्यूटी होती है ना टू डिलीवर द गुड्स, तो सेलर क्या ये बोलकर भाई मैं तो आया था, बायर ने गुड्स को नहीं लिया, तो गुड्स की जो डिलीवर करने की मेरी ड्यूटी थी वो अब समाप्त हो गई, वो अब खत्म हो गई, अब मैं गुड्स को दोबारा डिलीवर नहीं करूंगा। लॉ कहता है सर रात के 2 बजे जब आप डिलीवर करने आए हैं ना, वो डिलीवरी ऑफ गुड्स में काउंट नहीं होगा, वो डिलीवरी ऑफ गुड्स में काउंट नहीं होगा। हम मानकर चलेंगे कि आपने गुड्स को डिलीवर किया ही नहीं, समझ रहे हैं, आपने गुड्स को डिलीवर किया ही नहीं, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम होना चाहिए, एक रीजनेबल आवर्स होने चाहिए। अब रीजनेबल आवर्स का मतलब क्या होता है? रीजनेबल आवर्स का मतलब ऐसे आप लोगों के आवर्स जिनको आप समझा सकते हो, आप उसका रीजन दे सकते हो कि अगर मैं इस प्रोडक्ट को इस टाइम पर डिलीवर कर रहा हूं तो इसका ये रीजन है। से मान लीजिए अगर मैं मिल्क ऑर्डर कर रही हूँ, राइट, तो ऑब्वियसली उसको डिलीवर करने का टाइम जो है वो मॉर्निंग का ही होगा। अगर मुझे शाम को मिल्क जो है वो आ रहा है तो मैं ये मानकर चलूंगी कि वो अब कंज्यूमेबल नहीं रहा, है ना, वो कंज्यूमेबल नहीं रहा। लेकिन अगर मैं एसी की बात करूं तो वो दिन भर में कभी भी डिलीवर हो सकता है, कभी भी बिजनेस आवर्स में आपका डिलीवर होना चाहिए। अब वो बिजनेस आवर्स आपके 10 to 6 के भी हो सकते हैं, 9 to 5 के भी हो सकते हैं, ठीक है। और बाकी अगर आपके सेलर और बायर ने कुछ और डिसाइड कर रखा है, जैसे ज्यादातर वर्किंग लोग क्या कहते हैं कि भैया गुड्स को ना आप शाम को 6 बजे के बाद ही डिलीवर करिएगा, 6 से 8 के बीच में आप कभी भी डिलीवर कर देना, 6 बजे से पहले नहीं, मैं ऑफिस से ही 6 बजे तक आता हूँ, ठीक है, तो 6 बजे के बाद आप एसी को डिलीवर कर देना। तो वहां पर क्या बात आ जाएगी? अगेन सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी पार्टीज। तो पार्टीज ने जैसा डिसाइड किया है उस हिसाब से चलो भाई। अगर पार्टीज ने कुछ ना डिसाइड कर रखा होता, अगर सेलर और बायर ने कुछ भी डिसाइड ना कर रखा होता, तो लॉ मेकर्स जो है कहते हैं सोगा को मानो। अब तो सोगा से ही होगा, क्या होगा? टाइम डिसाइड होगा कि टाइम क्या होगा गुड्स को डिलीवर करने का, रीजनेबल आर। और टाइम पीरियड क्या होना चाहिए, कितने दिनों में एसी को डिलीवर करे बताओ तो, या कितने दिनों में मिल्क जो है वो डिलीवर करे। मैंने आज मिल्क ऑर्डर किया है कि मुझे कल सुबह मिल जाए, वो मिल्क आ रहा है मुझे अगले साल। या मैंने आज एसी ऑर्डर किया है कि मुझे अगले हफ्ते तक आ जाए और वो एसी मुझे डिलीवर हो रहा है 6 महीने के बाद। आपको लगता है एम आई बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स? क्या सेलर अब मुझे मजबूर कर सकता है कि नहीं मैम, मैंने तो ड्यूटी पूरी कर दी, मैंने तो गुड्स को डिलीवर कर दिया, अब तो मैम आपको गुड्स को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अरे भाई, मैंने एसी का ऑर्डर आज दिया है, आप अगर 6 महीने बाद उसको लेकर आ रहे हो, मतलब गर्मियां निकल गई, मानकर मैं चल रही हूँ। एसी का जो टाइम पीरियड था, वैसे तो आजकल 6 मंथ्स का 8 या 9 मंथ्स तक आप लोगों का एसी चलता है बड़े आराम से, है ना। बट मैं मान के चल रही हूँ यार कि चलो मैंने अगस्त में ऑर्डर किया, अब अगर आप मुझे वो दिसंबर में या जनवरी में मुझे वो एसी डिलीवर कर रहे हो, तो मुझे बताओ क्या बायर के काम का रह गया वो? क्या वो मेरे किसी काम का है? नहीं। अब क्या सेलर ये बोलकर अपनी ड्यूटी से पीछे हट सकता है? मतलब ये कह सकता है कि मैंने तो ड्यूटी पूरी कर दी, मैंने तो गुड्स को डिलीवर कर दिया। अरे भाई कब किया? आफ्टर 6 मंथ्स? लाइक सीरियसली, आपको कब ऑर्डर दिया, आप कब डिलीवर कर रहे हो? मैं क्यों एक्सेप्ट करूं ऐसे गुड्स को? मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी, कोई भी बायर मजबूर नहीं है टू एक्सेप्ट द गुड्स। एम आई क्लियर विद दिस? नाउ अब आती है प्लेस ऑफ डिलीवरी, हो गया हमारा। एग्जिस्टिंग गुड्स के केस में प्लेस ऑफ डिलीवरी कौन सी मानी जाएगी? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जहां पर भी बना।
वेयर एवर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, ठीक है। फ्यूचर गुड्स में वेयर दे आर मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस, सिंपल। ओके, टाइम क्या होगा मैम, नंबर ऑफ डेज जो होंगे ना, ठीक है, अग्रीड टाइम होगा या फिर रीजनेबल टाइम होगा। अग्रीड मतलब अगर जैसे कि मानो मैंने राखी पर अपने भाई के लिए ना एक टी शर्ट ऑर्डर किया, तो मैंने बोल दिया कि भाई राखी वाले दिन या राखी से एक दिन पहले ना टी शर्ट आ जानी चाहिए, तो मैंने एक टाइम पीरियड जो है, नंबर ऑफ डेज जो है वो मैंने फिक्स्ड बता दिए। चाहे से मैं एक महीना पहले ऑर्डर कर रही हूँ, चाहे से मैं राखी के मानो 10 दिन पहले ऑर्डर कर रही हूँ, चाहे से मैं राखी के एक हफ्ता पहले या 2 दिन पहले क्यों ना ऑर्डर कर रही हूँ, मैंने अगर बोला है कि मुझे राखी वाले दिन डिलीवरी चाहिए या राखी से एक दिन पहले डिलीवरी चाहिए, तो सेलर को मुझे तभी गुड्स को डिलीवर करना पड़ेगा। अगर वो नहीं कर सकता तो बोल दे मैम सॉरी, आप ऑर्डर जो है बहुत ही लेट से प्लेस कर रहे हो, आपने बहुत लेट ऑर्डर प्लेस किया। देखो आप जब भी ऑर्डर प्लेस करोगे कम से कम 3 से 4 दिन तो लगेगा ना गुड्स को डिलीवर करने के लिए। तो अगर मैम 2 अगस्त की राखी थी, राइट, तो आपको भी 25 जुलाई तक तो ऑर्डर प्लेस कर देना चाहिए था सेफर साइड पे। अब अगर आपने ही ऑर्डर लेट किया है, राइट, गुड्स का, तो अब डिलीवरी भी तो गुड्स की लेट ही होगी ना। तो ये सारी चीजें वो मुझे बोलेगा, उसके बावजूद अगर मैं ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, राइट, और गुड्स अगर लेट आते हैं तो दैट इज समथिंग डिफरेंट, दैट इज डिफरेंट। मगर अगर मैं टाइमली ऑर्डर प्लेस करती हूँ और सेलर भी कमिटमेंट देता है, हाँ मैम, मानो मैंने 25 जुलाई को ऑर्डर प्लेस कर दिया, 2 अगस्त की राखी है, तो ऑब्वियसली ना वो मुझे बोलेगा ठीक है मैम 7 डेज है, राखी से पहले आपको टी शर्ट मिल जाएगा। राखी से पहले यानी कि फिक्स्ड टाइम है यहाँ पर भी एक, बिफोर राखी, बिफोर 2 अगस्त 2020। लेकिन अगर मैंने कोई टाइम नहीं बोला होता तो वो बेटा 2 अगस्त को भी डिलीवर कर सकते हैं, 3 अगस्त को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 3 या 4 अगस्त 2020 को भी कर सकते हैं, मगर हाँ 4 अगस्त 2021 को नहीं कर सकते हैं, 1 साल बाद। मैम अब तो ये राखी तो निकल गई, आप ऐसा करो अगली राखी पे गिफ्ट दे देना, ऐसे थोड़ी ना होता है। देयर शुड बी अ फिक्स्ड और अ रीजनेबल टाइम। ओके, सो प्लेस ऑफ डिलीवरी हो गया, टाइम ऑफ डिलीवरी हम लोगों का हो चुका। अब आती है बात मैम, अगर जो क्वांटिटी है ना गुड्स की वो गलत हो आ जाए, मतलब अगर शॉर्ट डिलीवरी हो जाए, एक्सेस डिलीवरी हो जाए, मिक्स्ड डिलीवरी हो जाए, तब क्या करेंगे मैम, व्हाट कैन बी डन। लॉ मेकर्स कहते हैं, सुनो तो, जब भी क्वांटिटी वर्ड की मैं बात करती हूँ ना, तब होगा क्या, या तो आपकी, देखो अगर तो बिल्कुल मैंने मानो मैंने ना से एज फॉर एग्जाम्पल मैंने 10 टी शर्ट्स हैं उनका ऑर्डर प्लेस किया था, ठीक है, मैंने 10 टी शर्ट्स ऑर्डर करी थी, ठीक है। अब अगर तो मेरे पास 10 की 10 आ गई, तब तो कोई कुछ समझने वाली बात ही नहीं है, तब तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना, सिंपल सी बात है, कब तब कोई टेंशन की चीज ही नहीं है। मैम आपके पास प्रॉपर क्वांटिटी आ चुकी है, तो उसके हिसाब से जो है आपको डिलीवरी ऑफ गुड्स हो गया, चलिए वेरी गुड, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो, अगर शॉर्ट डिलीवरी हुई गुड्स की, ठीक है, शॉर्ट डिलीवरी हुई या फिर एक्सेस डिलीवरी हो गई या फिर मिक्स्ड डिलीवरी हो गई, तो क्या करेंगे। एक तरफ तो हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक, देखो जरा, हम लोगों ने क्या सीखा है अभी तक, हमने सीखा था ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स एंड ड्यूटी ऑफ द बायर टू एक्सेप्ट द गुड्स, चलो ये बात तो हम लोगों ने समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो, अगर आपने कम गुड्स को डिलीवर कर दिया, तो क्या आप तब भी बायर को मजबूर करोगे कि वो गुड्स को एक्सेप्ट करे। लॉ कहता है अगर शॉर्ट डिलीवरी होती है ना, तो पता है क्या किया जा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट बन जाने के बावजूद भी हमारे बायर के पास क्या राइट है, बायर अगर चाहे ना, मानो शॉर्ट डिलीवरी हुई, शॉर्ट डिलीवरी का मतलब कैसे, 10 टी शर्ट्स मैंने ऑर्डर करी थी, मेरे पास सिर्फ 7 टी शर्ट्स आई, सिर्फ और सिर्फ 7 टी शर्ट्स, 7 टी शर्ट्स आई हैं जो कि मैंने अपने भाई के लिए परचेज करी। अब भाई मैंने ऑर्डर तो 10 करी थी, 7 कैसे आ सकती हैं। तो अब मेरी मर्जी चलेगी, मेरी मर्जी चलेगी यहाँ पर, कैसे, मैं चाहूं तो 7 की 7 टी शर्ट्स को एक्सेप्ट कर लूं, मैं इन 7 टी शर्ट्स को क्या कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं, और या फिर मैं पूरी 7 की 7 टी शर्ट्स को रिजेक्ट कर दूं।
आई हैव गॉट द कंप्लीट राइट। अच्छा, रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गया, सेलर के पास अभी भी राइट है। देखो ये रॉन्ग क्वांटिटी हुई ना हमारे पास, ये रॉन्ग क्वांटिटी है, सेलर की तरफ से आई है रॉन्ग क्वांटिटी। तो बायर अब क्या क्या स्टेप्स उठा सकता है, वही आपके साथ डिस्कस कर रही हूं मैं। बायर के पास ऑप्शन है कि वो सातों की सातों टी शर्ट्स को एक्सेप्ट भी कर सकता है और सातों की सातों टी शर्ट्स को बेटा रिजेक्ट भी कर सकता है। मगर रिजेक्ट करने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया। सेलर के पास अभी भी राइट है कि वो दोबारा से आपको 10 टी शर्ट्स जो है वो डिलीवर कर सकता है। कॉन्ट्रैक्ट अभी कैंसिल नहीं हुआ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ है, तो सेलर के पास राइट है कि वो दोबारा से आपको ऑफर कर सकता है द डिलीवरी ऑफ द गुड्स, कंप्लीट 10 टी शर्ट्स, राइट। लेकिन लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप बायर को मजबूर करोगे कि वो शॉर्ट डिलीवरी, शॉर्ट क्वांटिटी जो है उससे काम चलाए। नहीं, तो बायर भी मजबूर नहीं है टू एक्सेप्ट द रॉन्ग क्वांटिटी इन रिस्पेक्ट ऑफ शॉर्ट डिलीवरी। अब अगर ये मेरे पास 10 की जगह मानो 15 टी शर्ट्स आ जाए, कितनी टी शर्ट्स आ जाए, 15, तब क्या होगा? लॉ मेकर्स कहते हैं यहां पर 3 काम किए जा सकते हैं। एक्सेप्ट होल क्वांटिटी, देखो रॉन्ग क्वांटिटी तो अभी भी हुई है, एक्सेप्ट होल, ठीक है, रिजेक्ट होल, या फिर एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी, एक्सेप्ट द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। समझ रहे हो? जो भी आप लोगों की, आपने जैसे से आपने 10 टी शर्ट्स का ऑर्डर प्लेस किया, 15 टी शर्ट्स आप लोगों के पास आ गई बच्चे, तो ऐसे में ना लॉ मेकर्स कहते हैं आपके बायर के पास भी राइट है कि वो या तो 15 की 15 जो है इस्तेमाल कर लेगा, ठीक है, 15 की 15, लेकिन फिर इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा वो 10 का ही देगा, पेमेंट उसको फिर पूरे 15 की करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि फ्री में, मतलब आई है, फ्री में नहीं आई है आप लोगों के पास कि आप उसको फ्री का समझ के इस्तेमाल करना शुरू कर दें। नो, आपको क्या करना है, अगर आपने 15 एक्सेप्ट कर लिया, गुड, ओके फाइन, बट यू हैव टू मेक द पेमेंट फॉर द रिमेनिंग 5 ऑल्सो। 10 तो आपने ऑर्डर ही प्लेस किया था, 5 आपके पास एक्सेस आ गई, तो अब उसका पेमेंट भी आपको करना पड़ेगा। तो बायर को ये तीनों ऑप्शंस दिए गए हैं, इन तीनों में से ये कोई भी काम कर सकता है, या तो पूरी 15 एक्सेप्ट कर ले, या तो पूरी 15 रिजेक्ट कर ले। गुस्सा आ गया मुझे, मैंने कहा यार ये क्या मजाक है, मतलब मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैंने आप लोगों को ऑर्डर प्लेस किया था 10 टी शर्ट्स का, और आपने जो है सारी टी शर्ट्स को एकदम प्रॉपर उसकी ऐसी पैकिंग कर दी है कि अगर मैंने वो जो है ना कार्टन मैंने अगर ओपन करा तो सारी टी शर्ट्स जो है वो कहीं ना कहीं ओपन हो जाएंगी। तो मैंने कहा मुझे चाहिए ही नहीं, आप ले जाओ इसको, आप मुझे पैकेट ला कर दो, ऐसा पैकेट जिसके अंदर 10 टी शर्ट्स जो है ना एक साथ पैक दो, ताकि जब मैं राखी पर अपने भाई को गिफ्ट दूं, है ना, तो एक प्रॉपर गिफ्ट दूं ना, बिल्कुल प्रॉपर गिफ्ट दो जो प्रॉपरली पैक्ड हो, इसी तरीके से जैसे कि उसके अंदर पूरी 10 टी शर्ट्स आपकी समा जाए अच्छे तरीके से। तो आप ये जो 15 टी शर्ट्स वाला पैकेट है, प्लीज आप इसको ले जाओ। बीइंग अ बायर आई हैव गॉट अ राइट टू रिजेक्ट द होल क्वांटिटी, और अगर मैं चाहूं तो एक्सेप्ट कर सकती हूँ क्या, द कॉन्ट्रैक्टेड क्वांटिटी। कॉन्ट्रैक्टेड मतलब मैंने जितने का कॉन्ट्रैक्ट बनाया था उतनी जो है क्वांटिटी मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, और बाकी मैं अगर चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकती हूँ। समझ रहे? मान लो मेरे पास जो 15 टी शर्ट्स आई ना, सबकी अलग अलग पैकिंग हो रखी थी, सबके अलग अलग पैकेट्स बने हुए थे, तो मैंने क्या किया, 10 पैकेट्स रख लिए और 5 पैकेट्स लौटा दिए। दैट इज समथिंग आई कैन डू इन द केस ऑफ एक्सेस डिलीवरी ऑफ द गुड्स। नेक्स्ट, मिक्स्ड डिलीवरी। देखो तो मिक्स्ड डिलीवरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि मैंने ऑर्डर किया था कुछ और आ कुछ गया, या फिर जो मैंने ऑर्डर किया था उसके साथ कुछ और आ गया। से एज फॉर एग्जांपल मैंने कॉटन टी शर्ट्स हैं अपने ब्रदर के लिए, मैंने ऑर्डर किया था, बट कॉटन के साथ साथ नायलॉन टी शर्ट्स भी आ गया, मतलब कॉटन तो आया ही आया, नायलॉन भी आ गया। कुछ टी शर्ट्स आई हैं कॉटन की, कुछ आई हैं आपकी नायलॉन की। तो लॉ मेकर्स कहते हैं मैम ये तो आपका सेपरेट किया जा सकता है ना, ये तो सेपरेट किया जा सकता है, मैं कॉटन की टी शर्ट्स अगर चाहूं तो रख लूं, और नायलॉन की मैं रिजेक्ट कर सकती हूँ, वापस कर सकती हूँ। मैं मजबूर नहीं हूँ वो नायलॉन टी शर्ट्स की पेमेंट करने के लिए भी, आई एम नॉट बाउंड टू मेक द पेमेंट फॉर श्योर। ओके, सो मुझे पेमेंट जो करना होगा सिर्फ उनका उस क्वालिटी का, मिक्स्ड डिलीवरी हुई है ना, जिस क्वालिटी के गुड्स मैंने ऑर्डर करे हैं। लेकिन ये काम मैं तभी कर पा रही हूँ ना, देखो मैं सेपरेशन कैसे कर पा रही हूँ, कॉटन की टी शर्ट्स, नायलॉन की टी शर्ट्स ऑब्वियसली अलग अलग हो सकती हैं,
मेरे पास 5 टी शर्ट्स कॉटन की है, 5 नायलॉन की है, तो मैं 5 कॉटन वाली टी शर्ट्स मैंने रख लिया, मान लिया चलो वो तो हो जाएगा। लेकिन सुनो तो, मानो मैंने राइस ऑर्डर किया था 90 रुपीज केजी वाला, और उसके साथ मिक्स होकर आए हैं 40 रुपीज केजी वाला राइस। अब मुझे एक बात बताइए, मैं एक एक राइस चुनने बैठूंगी क्या उसमें से? ऑब्वियसली आई कांट डू दिस एंड आई डोंट हैव टू डू दिस। ये आपके सेलर की ड्यूटी बनती थी कि एग्जैक्ट वैसी क्वालिटी के गुड्स, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए मुझे गुड्स को डिलीवर करवाना चाहिए था, मतलब करना चाहिए था मुझे। सेलर की ड्यूटी थी ये हमारी, राइट? सो अगर कभी रॉन्ग क्वांटिटी हो जाती है तो उसके रिगार्डिंग हमारे पास कौन कौन से रूल्स हैं, ये मैं आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर चुकी हूं। अब देखिए, रूल्स एज टू डिलीवरी में हमने काफी सारी चीजें जो है वो अपनी कवर्ड कर ली हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके गुड्स जो हैं वो किसी कैरियर या वा फिंगर के थ्रू डिलीवर करवाए जाते हैं तो क्या होगा? करियर नहीं होगा, कैरियर होगा, राइट? यानी कि अगर आप किसी ट्रांसपोर्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन इस्तेमाल कर रहे हो ऑब्वियसली गुड्स को डिलीवर करते समय, और जो मिडल मैन आप इस्तेमाल कर रहे हो, जो कैरियर जिनका आप इस्तेमाल कर रहे हो, है ना, उनको गुड्स डिलीवर करना, क्या बायर को गुड्स डिलीवर करना माना जाएगा? लॉ मेकर्स कहते हैं अगर सेलर और बायर के बीच में ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है कि सेलर जो है, अगर इन दोनों के बीच में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है देखो तो, अगर इन दोनों के बीच में सेलर और बायर के बीच में अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बना है कि सेलर ने अगर आपके वो मिडलमैन जो भी था, मिडलमैन जो भी था जिनको गुड्स डिलीवर करे, किसको डिलीवर करे, किसके थ्रू? मिडलमैन के थ्रू डिलीवर करे हैं किसको? हमारे बायर को। अगर इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा डिसाइड हुआ था कि सर आप तो इस मिडलमैन को गुड्स दे देना, इस कैरियर को के थ्रू आप गुड्स को भिजवा देना, ठीक है, मैं मान लूंगा कि भाई गुड्स मेरे पास आ गए। तो अगर सेलर ने बायर को डायरेक्टली ना देते हुए ये गुड्स किसी ट्रांसपोर्टर को दिए हैं बायर की मर्जी से, राइट, बायर की मर्जी से, तो लॉ मेकर्स कहते हैं सेलर की जो ड्यूटी थी ना टू डिलीवर द गुड्स, वो ड्यूटी अब फुलफिल हो गई। बाद में बायर ये नहीं बोल सकता कि सर आपने तो गुड्स मुझको डिलीवर ही नहीं किया। अरे बॉस, मिडलमैन को कर दिया, आपकी मर्जी से कर दिया, राइट? तो मान लेंगे डिलीवरी टू द कैरियर ऑफ आवर फिंगर विल बी अ डिलीवरी टू द बायर, ठीक है? लेकिन दो बातों का ख्याल रखना पड़ेगा। किन दो बातों का? पहली बात, सेलर को इस मिडलमैन के साथ ना एक बकायदा कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है? ऐसे ही नहीं किसी के भी हाथ में कुछ भी पकड़ा दोगे, इसके साथ पूरा प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करो, रिटर्न में अग्रीमेंट बनवाओ, प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करो कि आपको इतने गुड्स मैंने दिए, उनकी ये क्वांटिटी है, उनका ये प्राइस है, इस एड्रेस पर आपको पहुंचाना है, इतने दिनों में पहुंचाना है। इस तरीके का आपके सेलर को कॉन्ट्रैक्ट बनाना पड़ेगा। किसके साथ? वो कैरियर या वार फिंगर्स के साथ, वो कैरियर जो भी मैनेज करते हैं, मिडलमैन ट्रांसपोर्टर, उनके साथ। और दूसरी बात, आपके सेलर को क्या करना पड़ेगा कि जब भी वो सी रूट का इस्तेमाल करेगा, जब भी सी रूट का इस्तेमाल किया जाएगा ना, मतलब जैसे जहाज से आपके गुड्स को डिलीवर किया जाएगा फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो सी रूट के थ्रू जब भी आपके गुड्स डिलीवर किए जाएंगे, ये हमारे सेलर की ड्यूटी है, ड्यूटी टू इंश्योर द गुड्स, मतलब गुड्स का इंश्योरेंस करवाना पड़ेगा और बायर को भी बताना पड़ेगा कि मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करवा लिया है। अगर गुड्स का इंश्योरेंस करवाए बगैर आपके सेलर ने, अगर वो सी रूट का इस्तेमाल कर रहा है, अगर गुड्स का इंश्योरेंस करवाए बगैर, देखो सी के थ्रू भी जब आप गुड्स को भेजते हो तो डैमेज होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं, राइट? बिकॉज ह्यूमिडिटी होती है, एक अलग ही वहां का आप लोगों का एनवायरमेंट होता है, एक अलग ही टाइप का वेदर होता है, उसमें कभी कभी गुड्स आप लोगों के गल जाते हैं, खराब हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग कैन हैपन टू देम, वो आपके इजीली डिस्ट्रॉय या डैमेज हो सकते हैं, राइट? या जहाज ही डूब गया, अब क्या कर लोगे? तो लॉ मेकर्स कहते हैं सी रूट के थ्रू जब भी आप लोगों के गुड्स डिलीवर होंगे फ्रॉम द सेलर टू द बायर, तो आपके सेलर को ध्यान रखना पड़ेगा कि वो गुड्स का इंश्योरेंस करवा ले और उसकी नॉलेज जो है वो बायर को दे दे कि हे बायर, कॉल घुमाए
जैसे महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं ना, हे अर्जुन तीर उठाओ, उसी तरीके से सेलर जो है वो बायर को कहेगा कि हे बायर, मैंने गुड्स का इंश्योरेंस करवा दिया है, गुड्स अब इंश्योर्ड है, अब आप देख लेना, और मेरी जो ड्यूटी थी गुड्स को डिलीवर करने की, वो ड्यूटी मैंने अपनी फुलफिल कर दी है, वो ड्यूटी मैंने अपनी फुलफिल कर दी है। सो गाइस, इसी के साथ अगर मैं कहूं, डिलीवरी ऑफ गुड्स जो ये मेरा टॉपिक है, ये जो मेरा पूरा चैप्टर है, जिसके नोट्स भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी हूँ, राइट, मेरे सभी स्टूडेंट्स के पास है, मैंने एग्जाम्पल्स भी दिया है इन नोट्स में आप लोगों को। ये पूरा टॉपिक बच्चे आज हम लोगों का फिनिश हो गया, लेकिन सुनिएगा मेरी बात, गुड्स को डिलीवर करने का मतलब जरूरी नहीं है कि बायर उनको एक्सेप्ट भी करेगा। याद है मैंने कहा था कि गुड्स को डिलीवर करना इज द ड्यूटी ऑफ द सेलर एंड टू एक्सेप्ट द गुड्स इज द ड्यूटी ऑफ द बायर, बट बायर इज नॉट बाउंड, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट the wrong quantity at unreasonable hours, और ऐसी किसी भी टाइम पीरियड पर, किसी भी नंबर ऑफ डेज में, ये सब चीजें, इन सब चीजों को अगर आप बीच में ले आएंगे, देन बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द डिलीवरी। समझ रहे हैं? तो डिलीवरी कर देने का मतलब ये नहीं है कि सेलर ये सोचे जी अब तो गुड्स एक्सेप्ट भी हो गए। गुड्स आप लोगों के बच्चे एक्सेप्टेड कब माने जाएंगे? गुड्स आप लोगों के एक्सेप्टेड तब माने जाएंगे जब या तो बायर खुद बोल देगा, देखिए यहां पर, one second, I think it's now it's visible, okay, so acceptance आप लोगों की जो है गुड्स की कब मानी जाएगी, वो इन 3 तरीकों से मानी जाएगी। डिलीवरी ऑफ द गुड्स डज नॉट अमाउंट्स टू एक्सेप्टेंस ऑफ इट। एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? अगर एक्सेप्टेंस नहीं मानी गई ना, तो डिलीवरी के ऊपर भी सवाल खड़े हो जाएंगे कि पता नहीं गुड्स को आपने कैसे डिलीवर किया था, है ना, कि आपके बायर ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो एक्सेप्टेंस कब मानी जाएगी? एक्सेप्टेंस तब जब या तो आप लोगों का सेलर एक्सप्रेसली बोल दे, कॉल कर दे, फेस टू फेस बोल दे कि ठीक है यार, मुझे आपके गुड्स पसंद आए, मैंने रख लिए, आई हैव एक्सेप्टेड देम, ओके। या फिर होगा, देखो पॉइंट ए में आ गया एक्सप्रेसली, और बी और सी जो है ना, वो इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस के बारे में बात करता है। इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस, देखो सेलर ने ना गुड्स लेकर वो बायर के पास गया, बायर ने अभी सेलर को बताया नहीं है कि मैंने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, उससे पहले ही ना हमारे इस बायर ने क्या किया, रीसेल कर दिया गुड्स को किसी न्यू बायर को। अब देखो, ऐसा काम तो वो ही इंसान कर सकता है ना जिसने इन गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये काम कर कर इस एक्ट की वजह से, बाय द कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, पार्टीज के बिहेवियर या उसके एक्ट की वजह से ये पिक्चर तो क्लियर हो गई कि जब सेलर ने आपके गुड्स डिलीवर किए बायर को, तो बायर ने उसको प्रॉपर तरीके से एक्सेप्ट कर लिया है, सेलर की ड्यूटी पूरी हो चुकी है टू डिलीवर द गुड्स। या फिर इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस एक और होती है, कैसे? जब मान लेंगे कि आप लोगों के जो बायर है ना, उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, कैसे मान लेंगे? जब उसने गुड्स को अपने पास ही रखे रखा, अपने पास ही रखे रखा टिल द लैप्स ऑफ टाइम, और इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम, इवन आफ्टर द लैप्स ऑफ टाइम। ठीक है, अगर कोई फिक्स टाइम दिया गया था, मानो जैसे सेलर ने बायर को ना गुड्स दिए थे, याद है मैंने एक बार एक एग्जाम्पल दिया था कि 2 सेट ज्वेलरी सेट है, हमारा कोई सेलर है जो कि ज्वेलर है आप लोगों का, ठीक है, इसने 2 ज्वेलरी सेट जो है ना वो नीता अंबानी के घर पर पहुंचाए, नीता अंबानी के घर पर पहुंचाए, और नीता अंबानी ने बोला कि आप मुझे 2 दिन दीजिए, हमें जो सेट पसंद आएगा हम रख लेंगे और बाकी आपको वापस कर देंगे, ओके। नीता अंबानी ने क्या किया, 2 दिन क्या, 1 हफ्ते तक वो सेट्स के बारे में कुछ भी जो है रिस्पॉन्स नहीं दिया, कुछ भी किसी भी तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं किया। अब यहाँ पर मान लेंगे कि नीता अंबानी ने दोनों के दोनों ज्वेलरी सेट्स जो है ना वो एक्सेप्ट कर लिए, अब सेलर गुड्स नहीं मांगेगा, अब वो अपने ज्वेलरी सेट वापस नहीं मांगेगा बच्चे, वो क्या मांगेगा, उन ज्वेलरी सेट्स का प्राइस। ये मान लेंगे दैट बायर हैज एक्सेप्टेड द गुड्स, कैसे? बाय द एक्सेप्टेंस हो गया है बाय द लैप्स ऑफ टाइम। क्लियर है इतनी बात? नेक्स्ट आती है कहानी, अगर मैम कोई फिक्स टाइम ना दिया गया हो तो बेटा रीजनेबल टाइम। अब देखो, रीजनेबल टाइम आप लोगों का क्या होगा, वो डिपेंड करता है, रीजनेबल टाइम हम लोगों का क्या होगा, वो डिपेंड करता है आपके
टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर। लाइक अगर पेरिशेबल गुड्स है ना, तो आपके बायर को वो गुड्स एक्सेप्टेबल है या नहीं एक्सेप्टेबल है, वट एवर द केस में बी, उसको, भाई पेरिशेबल गुड्स है ना, उसको कुछ आवर्स के अंदर ही अपना डिसीजन देना होगा। अगर उसको गुड्स एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसको बताना पड़ेगा, और अगर एक्सेप्टेबल है, या फिर मानो 4-5 घंटे बीत गए, एक दिन बीत गया, मान लेंगे जी गुड्स एक्सेप्ट हो गए हैं बाय दी बायर। समझ रहे हैं? सो डिलीवरी ऑफ द गुड्स डज नॉट ऑलवेज be considered as an acceptance of the goods by the buyer. Guys, I really hope आप सभी बच्चों को ये लेक्चर पूरे प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा। प्लीज डू शेयर योर कमेंट्स, प्लीज डू शेयर योर फीडबैक in the comments box below. Like, share and subscribe to my channel for the more videos. Till the time, have a very nice day.